अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। इंतखाबात कब होंगे, इंतखाबात की तारीख कौन देगा, इसके ऊपर मुल्क में इस वक्त बहस जारी है। पीपल्स पार्टी नून लीग से गिले शिकवे कर रही है। नून लीग का अपना मौकिफ है। कोई ये कह रहा है कि सदर मुमलिकत तारीख देंगे, कोई ये कह रहा है कि ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इस तमाम बहस के दौरान सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को इंतखाबात करवाए जाएं। इस हवाले से उन्होंने एक ख़त भी लिखा है। इसकी क्या तफसीलात हैं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी स्टोरी मियाँ साहब की वापसी है। मियाँ साहब तकरीबन 4 साल के बाद मुल्क वापस आ रहे हैं और ये शायद पहला मौका है कि एक ऐसा लीडर वापस आ रहा है जो 4 हफ्ते के लिए मुल्क से गया था, अदालत की इजाज़त से गया था। अदालत को ये गारंटी दी गई थी, ये एक तरह से बयान दिया गया था वहाँ पे, बयान हल्फी या एफिडेविट, कि मियाँ साहब इलाज करवाने के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो वापस नहीं आए। अब इस हवाले से क्या कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं, पंजाब की हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या मियाँ साहब हाल की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इन तमाम मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पंजाब हुकूमत के निगरान मशीर कानून और पार्लिमानी अफेयर्स कमर दिलशाद साहब ने। स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर चदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल। आप तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करना चाहूँगा ज़रा कमर दिलशाद साहब से। सर, मियाँ साहब की वापसी हो रही है और लाहौर वो वापस आ रहे हैं, क्या इस हवाले से पंजाब की निगरान हुकूमत ने कोई कानूनी मुशावरत की है, क्योंकि बहुत सारे लीगल मसाइल उनकी वापसी से जुड़े हुए हैं? जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। जब ये फैसला खत्मी हो जाएगा तो फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी उनका प्रोटोकॉल है जिस अंदाज से भी होगा वो उसको देने की मिजाज होगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारी किसी काबीना की मीटिंग में या आम तौर पर इसका कोई जिक्र नहीं आया है। सिर्फ हमने अखबारात में खबरें पढ़ी हैं कि वो 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। ज़ाहिर है मुल्क के सियासतदान है, मुमताज़ सियासतदान है, तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो सब की जगह की बड़ा एहतराम है उनका। लेकिन फिलहाल अभी सरकारी तौर पर हम उसको कुछ कहने के कबल वक्त होगा ना, हमको सरकारी तौर पर कोई बात कर सकते हैं। ये सारे मामलात है जब चंद रोज के बाद जब फैसला सामने आ जाएगा और जो कोई डेट हाथमी फैसला आएगा, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी प्रोटोकॉल के मुताबिक इतला मिल जाएगी, तब पंजाब गवर्नमेंट पे फैसला करेगी। फिलहाल इस वक्त हमें इस बारे में कोई इतला नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जो जमात की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका इस्तकबाल किया जाएगा, एयरपोर्ट भी लोग जाएंगे, अगर उनके कानूनी मसाइल हल नहीं होते तो फिर पंजाब हुकूमत, जिस तरह आपने फरमाया कि फिर कानून के मुताबिक जो भी सूरत हाल होगी उस तरीके से आप डील करेंगे, क्या इस्तकबाल की इजाज़त होगी अगर इस तरह का कोई ऑर्डर हुआ कि उनको पहले गिरफ्तार करना है? ना, ये बड़ा आईनी और कानूनी बात है जिसका जवाब तो जो हमारे जो है वो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत पंजाब के जो तर्जमान है वो इसका जवाब देंगे। फिलहाल पूरी गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई बात नहीं हुई, सिर्फ अखबारात की खबरों तक हमें महदूद हमें मालूम हुआ है। इसके बारे में उसके बाद फैसला आएगा तो हम बता देंगे आपको क्या फैसला होगा। ठीक। अच्छा सर, बिलावल साहब ने आज फरमाया कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इंतखाबात की तारीख कब आएगी, लेकिन एक जमात को पता है। और फिर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कभी मुलाकात हो रही है अमेरिका के सफ़ीर से, कभी बरतानिया के सफ़ीर से, और उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। तो ये जो तनकीद है कि जी इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, क्या आप समझते हैं कि ये जायज़ तनकीद है? देखिए जी, बिलावल साहब मुल्क के मुमताज सियासतदान है, पार्टी के चेयरपर्सन है, तो हमें उनके बारे में तो कुछ कहना हमारे मुनासिब नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये मामला है कि जी इलेक्शन कमीशन को तारीख का नहीं पता, तो हम बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 30 नवंबर को जब हल्का बंदियां और इंतखाबी फरिश्तों के बारे में हातमी गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा, तब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करने के मजाज भी होगा, जारी करेगा। और हमारी जो खबरें आ रही है, इतलात आ रही है, वो ये आ रही है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान भी खुद अपनी प्रेस रिलीज में कह चुका है कि मुकम्मल होगी तो हमें इंतखाबी शेड्यूल आइन सेक्शन 57 के तहत देने के लिए हम शामिल कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। तो इलेक्शन कमीशन को तो अपने अंदरूनी तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें शेड्यूल कब जारी करना है। लेकिन जहाँ तक आपने फरमाया कि जी बरतानी हाई कमिश्नर या अमेरिकन जो हम एम्बेसडर, तो आप रूटीन के मामले में, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था इलेक्शन में पाकिस्तान में, तो हर हफ्ते ही बरतानी हाई कमिश्नर से मुलाकात हमारी होती थी, वो आते रहते थे। और हमें ठीक है,
वो हमारे सारे सिस्टम को भी देखते थे, इंतखाबात की तैयारियों के बारे में हमसे ब्रीफिंग लेते थे। ये तो अब रूटीन की बात है। और अमेरिकन एम्बेसडर तो एनी पैटरसन थी, वो तो हर तीसरे दिन चौथे दिन हमारे पास मिलने आती थी। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके कहना कि कोई पूरी सरारियत का मामला है। यूरोपीय यूनियन के 22 एम्बेसडर थे, वो हमसे मिलते थे। इसी तरह रिचर्ड बॉचर जो था साउथ एशिया का असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो भी हर तीसरे चौथे दिन आते रहते थे। तो आम मुलाकात का हिस्सा है मुलाकात, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जमाने में भी तमाम अम्बेसडर, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, फ्रांस हाई कमिश्नर, फ्रांस के अम्बेसडर, जापान के अम्बेसडर मिलते रहते थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये फैसला इलेक्शन के हवाले से पूछते रहते हैं। ये तो हमें तो बड़ी हैरानगी होती है जब हमारे सियासतदान कहते हैं जी बड़ी पूरी सवारी तो होगी। वो तो अम्बेसडर हैं, वो अपनी हुकूमत को फीडबैक देते हैं, वो मुलाकातें करते रहते हैं। हमें तो ये आप हैरान होंगे कि हमें तो अमेरिकन वजीर खारजा मिलने आई थी ठीक जब पाकिस्तान, तो वो सारे मामले तो होते रहते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है। तो ये तो आप जी, अगर सर ब्रीफली आप बता सकें कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो निगरान हुकूमत का राब्ता है, क्या लग रहा है कि इंतखाबात की तारीख अगले बरस के अवाइल में ही आ जाएगी? कोई इस हवाले से डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं इंतजामी लेवल पे? जी हाँ, इसके बारे में वफाकी वजीर कानून जो है वो राब्ते में है, तमाम निगरान हुकूमतों के साथ भी है। और अभी जब पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, आज सुना है कि कोई इलामिया भी जारी किया गया, तो हमने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना जो है तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। ठीक। और पूरे पाकिस्तान में एक दिन इंतखाबात करवाने का, ये भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। एक दिन इंतखाबात होते रहे हैं। ये 97 से पहले 3 फरवरी 97 से पहले जो इंतखाबात हुए, उसमें सूबाई कौमी असम्बली में वक्फा होता था 3 दिन का। तीन दिन वक्फा होता था। जो 7 दिसंबर 70 को इंतखाबात हुए थे तो 10 दिन का वक्फा था सूबाई असम्बली का और बाकी कौमी असम्बली का। तो अब ये मामला अब तो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बन गया है कि इंतखाबात एक दिन होने हैं। इसमें तो कोई सबका मुतफ़िक़ा राय है। ये इलेक्शन कमीशन को पूरी कमांड दी गई है सेक्शन 57 के तहत कि वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। तो एक ही दिन का इंतखाब कराएगा। इलेक्शन में पाकिस्तान की सवाबदीद पर है, अगर चाहे तो 3 दिन का वक्फा भी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये मुकम्मल इख्तियार। ठीक है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। जहांगीर जदून साहब, मियाँ साहब की वापसी हो रही है, तारीख सामने आ गई और पता चल रहा है कि अगले महीने मियाँ साहब की वापसी है। अब ये एक अनोखा वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कानून भी मुलविस है, इसमें सियासत भी आपको नज़र आती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी शख्सियत, मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, साबिक़ वज़ीर आज़म, लेकिन उनको सज़ा हुई हुई थी, उनको मुल्क से बाहर भेजा गया 4 हफ्ते के लिए। वो 4 साल के बाद वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इसमें क्या कानूनी मसाइल हो सकते हैं, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। एक एब्सकॉन्डर, उनका इस्तकबाल, और फिर जो है उसके साथ साथ आगे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आप एक तो इसके पॉलिटिकल पहलू हैं, वो दूसरे लीगल पहलू हैं। तो जो आपको पता है जिस सिनेरियो में उनके ख़िलाफ़ केस बनाए गए, या ये मतलब बिल्कुल आप प्योरली अगर लीगल देखें जी, या जिस तरह से उनको हटाया गया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसमें मैं लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन केस देखें ना, उस केस के अंदर अगर आप जजमेंट को, मैं आपको सिर्फ लीगल बातें बता रहा हूँ। जजमेंट को पढ़ें तो जजमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो नैब का सेक्शन 9A4 है, जो करप्शन से डील करता है, वो तो साबित नहीं होता, ना ही उन पर कोई एलिगेशन लगा। ठीक है। तो उसका 9A5 था, उन्होंने कहा जी एसेट बिहाइंड मीन्स, तो इस पे उनको सजा हो गई थी 10 साल की। नहीं, ये तो देखें, ये सारी चीजें होगी। अब क्या है, अब तो वो 4 हफ्ते का कह के गए थे, नहीं, और 4 साल बाद आ रहे हैं, तो अब ये किस तरह इसको वो देखें ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो उन्होंने जो गए थे, वो ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट लाहौर से गए थे, और ऑर्डर मौजूद है कि उन्होंने कहा जी ये बयान अल्फी भी शहबाज शरीफ साहब का मौजूद है, जिसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, नवाज शरीफ 4 हफ्तों के इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत जो ही बहाल होगी, वो वतन वापस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें 4 हफ्ते में तो नहीं हुई, 4 साल लग गए। चलो, वो इलाज कराते रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा था जब आप फिट हो जाएंगे तो आप ट्रैवल करें। ठीक है। तो अब वो आ रहे हैं, तो अब आने के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो हो सकता है वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करें तो प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास ये भी अख्तियार होता है कि उनके घर को भी सब जेल डे जो है डिक्लेयर करके
वो वहाँ पे भी रह सकते हैं। वैसे लंदन वाला घर भी कर सकते हैं सब? लंदन वाला आउट ऑफ जुरिसडिक्शन है ना, देखें जो पंजाब लाहौर के अंदर है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो जुरिसडिक्शन है वो वही हो सकता है, या उनको किसी मतलब रेस्ट हाउस में भी रखा जा सकता है, किसी गेस्ट हाउस, मतलब कि लीगल कोई ना कोई वे निकल सकती है जो मतलब देयर आर नंबर ऑफ वेज। और अपील जब उनकी जब इस्लाम की है उन्होंने कहा था जब वो आएंगे सरेंडर करेंगे तो अपील जो है वो एप्लीकेशन देंगे बहाल हो जाएगी, फिर आगे केस शुरू हो जाएगी। मैं जरा राना अफजाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा अफजल साहब हमेशा हम इनसे पूछते होते थे राना साहब से कि जी मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, और वो कहते थे कि वो ज़रूर आएंगे। मैं चाहता हूं कि ज़रा ये राना साहब भी एक छोटा सा क्लिप सुने कि ख्वाजा आसिफ साहब मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या फरमा रहे थे कुछ अरसा कबल तक, फिर हम राना साहब से पूछेंगे कि ये क्या मामला है। बार बार पूछते हैं कि मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं लेंगे। जी राना साहब, आपने सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। तो क्या रिस्क जीरो हो गया, और ये किस तरह आप लोगों ने रिस्क जीरो किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस सवाल का जवाब अब बड़ा आसान हो गया। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, और ये जो सवाल है अब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा, और फिर ये सवाल टीवी पे नहीं पूछा जाएगा कि मियाँ साहब कब वापस आएंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है, और हम तो पहले से कह रहे थे कि उन्होंने वापस आना है और वो हमारी कैंपेन को लीड करेंगे। जहाँ तक ख्वाजा साहब की बात है, देखें जो आपने बात की कि कहीं लंदन वाले घर को सब जेल तो नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, तो ये शायद अगर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो होते और खान साहब होते तो वो शायद ऐसा मामला हो जाता। और इसी जीरो रिस्क की बात जो है वो ख्वाजा साहब कर रहे थे कि वो जो रिस्क है वो अब वो भी एक्सपायर होने जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि जो एक तकसीम शुदा अदालत थी, जो एक बड़ी वीक सुप्रीम कोर्ट थी, वो अब होपफुली वो मामलात खत्म होंगे, और वहाँ जो अदालत का जो कह लें कि जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए है न्यूट्रलिटी का, एक जिस तरीके से ये कहते थे कि हम ख्याल बेंचेस और ये सारे मामलात खत्म होंगे और सबके लिए इंसाफ जो है वो बराबर होगा। तो यही वो रिस्क फैक्टर मेरे ख्याल से जो ख्वाजा आसिफ साहब जिसको पॉइंट आउट किया, उस तरफ उनका इशारा था। देखिए, ये बोगस से जो मियाँ साहब पे बनाए गए, इनका तो इतराफ वो मरहूम जस्टिस अरशद मलिक ने अपनी वीडियोस में भी कर लिया था, जिन पे उनको मिसकॉन्डक्ट पे निकाला गया, लेकिन उनकी जजमेंट्स को बरकरार रखा, तभी जजमेंट्स ये रद्द हो जानी चाहिए थी। लेकिन चले, हम तो समझते हैं कि हमें ना किसी की मदद की जरूरत है, ना हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है, ना हमें किसी के इशारे की जरूरत है, हमें तो इंसाफ चाहिए। ठीक है, और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद हज़ार साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और आजकल पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ गिले शिकवे भी कर रही है। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। सर 16 माह इत्तेहादी रहे, इकट्ठे दुख सुख सब कुछ आपने झेले भी, बहुत सारे मसाइल भी हुए, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए आपके दौरे हुकूमत में। तो ये अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सर रोज़ ही आप कोई ना कोई गिला शिकवा आप भी कब करते हैं, कभी आपके चेयरमैन करते हैं नून लीग से? बहुत शुक्रिया जी। गिले शिकवे तो होते रहते हैं जी, और वो भी अपनों से ही होते हैं, कोई बेगानों से नहीं होते। हमारी एक सियासी जदोजहद है, उसमें नून लीग का भी एक किरदार है, एक सियासी ताकत है, क़ुव्वत है, और फिर ये आपस की बातें हैं, ये होनी चाहिए। जो बात हो उसको करना चाहिए, वो दिल में तो नहीं रखनी चाहिए। और हमने कोई इलेक्शन का गिला या वो नून लीग से नहीं किया, हम तो ईसीपी से मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं। उस पे ईसीपी को जवाब देना चाहिए। हमारी डायरेक्ट तो आपस में ना कोई इस किस्म की गुफ्तगू है, ना इस किस्म का कोई वो है कि उनसे हमारा किस चीज़ का गिला हो सकता है। अच्छा सर, कल आप फरमा रहे थे ना कि मरियम बीबी को इंटरव्यूज वगैरह कर रही हैं, जो लोगों ने आगे जाके आरओ बनना है, वो आपने वो गिला शिकवा किया था इलेक्शन के हवाले से कि नून लीग की? नहीं, वो मैंने यकीनन ये बात ज़रूर की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो अगर देखा जाए तो उससे ये एहसास होता है कि ये सबके लिए एक जैसा माहौल नहीं है। देखिए, अगर फवाद साहब को वज़ीर बना दिया जाए निगरान हुकूमत में,
आज चीमा साहब को बना दिया जाए, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छे लोग हैं जी। लेकिन उनकी एक वाबस्तगी है जिसकी सजा वो भुगत चुके हैं, जेल में रह चुके हैं। वो सबको पता है कि उनको किस चीज़ की सजा मिली थी। वो बेचारे कोई करप्ट तो नहीं थे, उन्हें तो सजा मिली थी नून लीग से मोहब्बत की। तो हम इसी से हमारा ये खदशा है कि वो उस सज़ा की जो जजा मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। हाँ, उनका अपना दौरे हुकूमत हो उसमें वो यकीनन उनको दें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एक अबूरी सेटअप जिसके अंडर ये इंतखाबात होने हैं, अगर उस सेटअप में उनकी कोई सियासी हैसियत हो तो वो काबिल एतराज़ है, या उससे हमें ये अवाम पैदा होता है कि आने वाला इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। देखिए, इस वक्त जिस तरह चेयरमैन साहब बिलावल साहब भी काफ़ी गिले शिकवे कर रहे हैं और आपने भी कल कुछ बातें की और अभी दोबारा उनका जिक्र किया दबे दबे अल्फाज में कि निगरान काबीना में भी नून लीग को एक तरह से एडजस्ट कर लिया। लेकिन जिस वक्त ये हुकूमत इकट्ठी चल रही थी उस वक्त बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहते थे, ये भी ज़रा हम आपको सुनवाते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो दार साहब को आज से नहीं तो बचपन से जानता हूं और हमारा अंकल दार साहब है और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है। वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है ना कि मुस्लिम लीग नून। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो बिलावल साहब फरमा रहे थे ये बातें सुन के तो नून लीग की बहुत सारी लीडरशिप जेलस होगी कि ये हमारी लीडरशिप के इतने तारीफ़ें ये कर रहे हैं, तो अब अचानक जो है गिले शिकवे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि फिर अवाम यही समझती है कि ये एक सियासी बयानिया है। बुनियादी तौर पर आप लोग इलेक्शन से पहले ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगी और अपने अपने वोटर को एक तरह से मुतहरिक करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जब इत्तेहादी हैं तो वो हमने दिलो जान से उनका साथ दिया है। हमने वो तमाम तर जिम्मेदारियां अपने सर ली हैं जो हमने मुत्तफ़िका तौर पे की। हम कहते हैं कि अगर उसका नुकसान हम उठाते हैं तो फिर जब उसके फ़वायद मिलने का टाइम आता है उस वक्त एक पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया जाए, वो मुनासिब नहीं है। आज हमारा मुतालबा है कि गैर जानिबदार इलेक्शंस होने चाहिए। हम कल को फिर इत्तेहादी हो सकते हैं। देखिए, ये सियासी क़ुव्वतें ही इकट्ठी होकर हुकूमतें भी बनाती हैं, गिराती भी हैं, चलाती भी हैं। आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि हमारे टॉकिंग टर्म्स ना हो, हम डायलॉग ना करें, हम मिल के बैठे ना, हम मसाइल को जो है कंसेंसस के साथ हल ना करें। ये पिछले जो 3.5-4 साल थे उसमें जो नुकसान हुआ वो सिर्फ़ इसलिए हुआ कि किसी को इस काबिल समझा ही नहीं गया। बस सुबह से शाम तक चोर चोर का रट्टा लगाए रखना। जो हमारे नेशनल इश्यूज़ थे जिस पे हमारे सारों के कंसेंसस होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और उसका नतीजा क्या निकला कि हमारी इकॉनमी भी बैठ गई, हमारा मुल्क भी पीछे चला गया, हमारी ज़राअत का बुरा हाल हो गया, हमारे दीगर शोबों का बुरा हाल हो गया, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो ख़त्म हो गई, इंपोर्ट्स जो थी वो हद से बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई कि एक शख्स अपने आप को अक्ले कुल समझता था और वो सुबह से शाम तक अपनी ईमानदारी का ढोल बजाता था और बाकी सारों को चोर कहता था। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये माहौल आइंदा भी ऐसा हो। हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं वो हैं, हमारी कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। हम आज भी मियाँ नवाज शरीफ को भी वेलकम कर रहे हैं कि वो आए, अपना सियासी किरदार अदा करें। ठीक है। पीपल्स पार्टी इस सोच की जमात नहीं है जी कि किसी को दीवार के साथ लगाए और खुद भी नहीं लगना चाहती। ठीक है। अब निगरान काबीना के अंदर जो कुछ नाम ऐसे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, ये क्यों उनको एतराज़ है ये राना साहब से भी हम पूछेंगे और दीगर मेहमानों से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, अभी जो हसन मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कुछ बातें तो उनकी ऐसी हैं जिनमें वजन है। देखिए ना, आप अगर निगरान काबीना को देखें उसमें कुछ ऐसी मौजूद शख्सियात हैं जो नून लीग के बड़ी करीबी समझी जाती हैं। जब निगरान काबीना के अंदर ऐसे लोग होंगे तो फिर तो ये वजह है ना गिला कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह तो नहीं मिल सकती। आप लोगों को तो मिल गई ये लेवल प्लेइंग फील्ड और रिस्क भी जीरो हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। ये जो निगरान वजीर आला हैं उनके बारे में जरदारी साहब ने कहा था कि ये मेरे बेटों की तरह हैं। उन्हीं के अल्फाज हैं। जहां तक इन्होंने 2 नाम लिए, फवाद हसन फवाद साहब का और आहद चीमा का,
हमारे पार्टी के वो मेंबर नहीं हैं। किसी पार्टी मीटिंग में आज तक मैंने उनको नहीं देखा। ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाँ, ये उनको क्रेडिट जरूर जाता है कि उन पे बारहा प्रेशर डाला गया कि वो जाली गवाहियां दें हमारे लीडरशिप के खिलाफ। उन्होंने नहीं दी, वो डट के खड़े रहे और कोई करप्शन उन पे साबित नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारी पार्टी के मेंबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, मेरिट पे आए हैं, और केयर टेकर का जो जो प्राइम मिनिस्टर है उनका हक है, उन्होंने उनको जिसको बेहतर समझा उनको काबीना का हिस्सा बना दिया। तो यहाँ मैं कहूँ कि जो है वो नकवी साहब उनके बेटों की तरह हैं, तो ये हमारे लिए अनफेयर है। ये ऐसा कोई चीज नहीं हुई। फिर बात ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, न्यू हायरिंग पे तो बैन लगाया हुआ है। तो क्या ये मैं इल्जाम लगाऊं सिंध के ऊपर कि सिंध के अंदर भी यही कुछ हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा फेवर हमें नहीं दिया जा रहा पीएमएलएन को जो इनको ना दिया जा रहा हो। ठीक, कोई ज्यादती नहीं हो रही जो इनके साथ हो रही है। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग जरूर हो सकती है, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है। हर पार्टी ने अपना मंजन बेचना है, किसी तरीके से आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाना है कि जी हम बहुत मजलूम हैं या हमारे पे ये नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब तक इकट्ठे थे, इक्तदार में थे, तो आपने वो उसके क्लिप सुना दिए। हमारी तो कोई ऐसी कोई फीलिंग नहीं है पीपल्स पार्टी के बारे में। हाँ, हम तो रिपीट करते हैं जो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। जी जी, किसी के साथ ना कोई लाडला होना चाहिए और ना किसी के साथ कोई जाति होनी चाहिए। लाडला भी कबूल नहीं है और जाति भी कबूल नहीं है। सबके साथ बराबरी के साथ मामला चलने चाहिए। और कोई अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है, अब देखें बिलावल साहब ने जो चीज कोट की कि हमें पता है कि जी इलेक्शन की डेट क्या है, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भाई हमने कौन सा डेट अनाउंस की है? हमने कोई स्पेसिफिक डेट अनाउंस की? नहीं, आपने मियां साहब की वापसी की डेट अनाउंस की है ना, तो बिलावल साहब को पता चल गया कि आप लोगों को पता चल गया कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए मियां साहब वापस आ रहे हैं। नहीं, हर एक को पता होना चाहिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि एक आईनी प्रोसेस है सेंसस। उसके जो कानूनी मामलात हैं वो ईसीपी ने आजादाना तौर पे वो मुनक्कद करने हैं, वो कर रही है। जी, जी। और 30 नवंबर का स्केड्यूल मौजूद है कि डिलिमिटेशन मुकम्मल होनी है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो 21 फरवरी की कोई डेट भी दे दी थी ना कि 21 फरवरी तक हो जाएंगे। तो वो फिर देखें, फिर वो शकूक शबात तो पैदा होते हैं। नहीं, वो मैथ से उनको मैथ आती है कि नवंबर 30 में आप 60 जमा करें, फिर वो कौन सी डेट निकलती है, फिर उसके अंदर अंदर तो ये मैथ जो है राजी थोड़ी सी ये भी लगाएं, इनको भी डेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जहांगीर जदून साहब, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि उनको मैथ आता है, पर ये जो हमारी सियासत का अलजबरा है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार जिक्र होता है। अब एक शख्सियत इस वक्त जेल में बैठी हुई है। अब तो लाडला, जो कोई कहता है ना किसी को लाडला, तो खौफ आ जाता है कि खुदा ऐसा लाडला किसी को ना बनाए। 200 मुकदमात हो गए, आज भी उनको मजीद जुडिशल रिमांड भी दे दिया गया। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको सिर्फ इन दो जमातों का कंसर्न लगता है, या एक और जो जमात है तहरीक इंसाफ, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, या अगर उनका कोई कंसर्न है तो जायज़ है? नहीं, उनको तो सब ने कहा है कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेंगी वो तो उनको मिलेगी, गुंजाइश मिलेगी। पर आपको ग्राउंड पे क्या एज ए कानून दान आपको क्या लग रहा है? ग्राउंड पे ये देखो, जो उसने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं वो तो हर एक ने करने हैं। जब देखें 2017-18 में पीएमएलएन के नवाज शरीफ जितने भी टॉप लीडरशिप थी उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया था, उनके खिलाफ केसेस जेल बनाए गए थे। लेकिन देखें उन्होंने पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, जिस तरह भी उन्होंने मैनेज किया था। अब ये नहीं कि कोई मैनेज, अब देखें ना, जिसके खिलाफ कोई केस है वो कहे जी मुझे केस ना मुझे चलाने दे, मुझे पॉलिटिक्स में, तो अगर वो कैद नहीं होंगे तो जेल से भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कन्विक्शन नहीं है उनकी, अभी तो है उनकी, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हैं 5 ईयर्स के लिए। कल को उनकी अपील हो सकता है, इलेक्शन से पहले लग जाती है अपील, एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर किसी और केस में वो कन्वेक्ट नहीं होते तो वो जेल के अंदर से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड कि आपको मिले। बाकी उनकी पार्टी है, जब इलेक्शन आएगा तो मेरे ख्याल में उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने जलसे भी करें, अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। आप ये नहीं कि एक पार्टी को बिल्कुल ज़बरदस्ती आप कॉर्नर पे लगा देंगे, उसको बंद कर देंगे, या आप ये काम नहीं कर सकते तो दूसरों को आप खुला छोड़ देंगे। ये लीगली मेरा डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा इसमें एक और जब लीगल बात होती है कि जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल हैं, वहाँ पे मियाँ साहब के लिए भी कानूनी मसाइल हैं। क्या आप समझते हैं कि वो आके फ़ौरन जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, वैसे तो देखिए अपनी सारी जो सियासी जमात है उसको वही चला रहे हैं, लेकिन जो
इंतखाबी सियासत है, एकदम से उसके अंदर एंट्री देना उनके लिए मुमकिन हो पाएगा, या फिर ये जो कानूनी अमल है ये 2-3 महीने लगा सकता है? नहीं, वो देखें, अगर कोर्ट उनको प्रोटेक्टिव बेल दे जाती है जी। या उनकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड कर देती है, जिस तरह इमरान खान की सज़ा को सस्पेंड कर दिया। और देखें ना, आप लाडला कहते हैं, इनके मुझे एक केस बताएं कि इतने जल्दी नहीं केस लगते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ पे जो अपीलें थी 6-6 महीने, साल महीने जाके एप्लीकेशन देते हैं, जी हमारे अपीलें फिक्स करो, अपीलों को लगाने का नाम ही नहीं लेता था। हम तो उस वक्त तो ये देखें ना, ये हालात थे कि कोई आपकी मतलब इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी 1 पेज पे थे और कोई बात जो है आगे पीछे बिल्कुल होती नहीं थी। वो मतलब जैसे कहते हैं पता नहीं हिल सकता था। एक बंदा कन्विक्शन हो गई है, अपील, हम कहते हैं जाके अपीलें फिक्स करें, कहते हैं नहीं जी 6 महीने के बाद, छुट्टियों के बाद। इनकी तो अपील देखें ना, अभी इनको सजा हुई, सजा सस्पेंड हो गई है। एक मतलब विदिन 2 वीक्स इनके केस का डिसीजन हो गया, इसलिए कि अब जिनकी जो पिटीशनें आती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनको इंसाफ जल्दी मिल रहा है। अभी तक तो इनके देखें 1 महीना तकरीबन हुआ है जेल के अंदर। या बाकी जो लीडरशिप है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो उसके अलावा देखें आप, इनका कौन सा बंदा अंदर है जो पोलिटिकल उसमें? इनका बंदा कोई बाहर ही नहीं है, जो बाहर नजर आता है अंदर कर देते हैं। नहीं, बाहर देखें ना, अपना सारा काम चला रहे हैं, सारी पार्टी चला रहे हैं, जहाँ से भी चला रहे हैं, उनको तो आना चाहिए। के ऊपर आजकल इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, फेस करें ना जी, कैसे जो ये बनाते हैं, ये है कि कानून को जो भी हाथ में लेगा, कानून को फेस तो करना बोया है वो अब काटना पड़ता है। इनको यही तो बातें करते थे कि आप आके चार्टर ऑफ कानून करें, बिल के बैठे, मुल्क को आगे चलाएं। इन्होंने कहा नहीं, ये सारे चोर हैं, हमने इनके साथ बैठे। ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौकिफ है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अब सदर मुमलिकत की जानिब से भी कोई तजवीज़ सामने आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन की डेट सदर मुमलिकत दे देते हैं तो वो भी पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगी, या फिर आप यही समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जब तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देगा, बेशक 90 रोज से ज़्यादा टाइम हो जाए, उसी का हमें इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा वो मोहसिन नकवी साहब के बेटे के हवाले से कि जरदारी साहब बेटा कहते हैं। जरदारी साहब एक वज़ादार इंसान हैं और उनकी अपनी ख़ानदानी रिवायात हैं। वो तो मरियम नवाज साहिबा को भी बेटी कहते हैं, वो तो हमजा शहबाज साहब को भी बेटा कहते थे। तो क्या उनको मान लिया जाए कि वो बेटी हैं और वो बेटा है? भाई, ये हमारे जो रिवायात हैं ख़ानदान की, अपने से छोटे को किसी शफ़क़त के अल्फाज से याद करना, ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कोई खूनी रिश्ते हो जाते हैं। वो एहतराम के रिश्ते होते हैं और वो होने चाहिए। उसको इस तज़हीक के अंदाज में ये कहना जी कि उसको उन्होंने कह दिया तो अब तो वो बेटा ही है जी, वो जो करेगा उसका जरदारी साहब को ही जाएगा, सारा जज़ा सवाब जो है वो उनकी तरफ ही जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब एक प्रोफेशनल हैं और अपना वो जो किरदार है वो ठीक अदा कर रहे हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो जितने हमारे हैं उससे दुगने नून लीग के हैं, लेकिन हमने वो बात नहीं वो की। तो वैसे तो चौधरी परवेज इलाही के भी रिश्तेदार थे, और चौधरी साहब आप अदालतों में गिला शिकवा करते हैं कि है तो मेरा रिश्तेदार, पर बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। ये चीजें सारी जो हैं वो चौधरियों के रिश्तेदार अपनी जगह पे हैं, आपके अपनी जगह पे हैं, हमारे अपनी जगह पे हैं। इस तरह नहीं होता कि आप सोसाइटी से कट के रह जाएं, आपके ताल्लुकात ना हो, ये चीज़ हरगिज़ नहीं होती। लेकिन जिस चीज़ की मैंने निशानदेही की है वो अपनी जगह एक हैसियत रखती है, और वो है, वो आपकी, उसको आप जितना भी डिनाई करें वो कोई इस चीज को तस्लीम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा सर, सदर मुमलिकत क्या की होता है, तरफ वो से तो अगर हम तारीख दी जाती है वो तो हम ECP से जरूर मुतालबा करते हैं। हम यही कहते हैं कि आप उसके स्पोक्स पर्सन ना बने, वो जवाब ECP को ही हमें देने दे। ठीक, हम ECP से ही बात कर रहे हैं, हमने कोई धमकी के लहजे में बात नहीं की, हमने कोई ओए तोए की जबान इस्तेमाल नहीं की। हम इज्जतदार लोग हैं, तहजीब के दायरे में रह के हमारा जो आईनी हक है हम वो इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ECP से कि ये हमें चीज महसूस होती है कि ये ठीक नहीं है, ये कहने का हक हम पूरा अच्छा सर, रखते हैं, सदर वो मुमलिकत जवाब की भी जानिब दे से सकते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से अगर तारीख की जो तजवीज़ दी जा रही है, अब तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो कोई खत वगैरह भी उन्होंने तारीख लिखा है अगर सदर इलेक्शन मुमलिकत कमीशन की को। जानिब से आती है और आइन उनको इजाजत देता है कि वो तारीख अनाउंस करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें क्या कहेगी कि ना करें। अगर एक आइन उन्हें इजाजत देता है तो सदर मुमलिकत को करनी चाहिए तारीख का अनाउंसमेंट, और अगर इलेक्शन कमीशन को है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, हम तो 90 दिन में इंतखाब का आईनी मुतालबा कर रहे हैं कि आइन के अंदर रहते हुए जो भी उसकी जिम्मेदारी जिसकी भी बनती है
वो मेहरबानी करे और उसको यकीनी बनाए। ठीक हम कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे। ठीक ठीक है। अच्छा राना साहब देखें, पीपल्स पार्टी तो एक क्लियर मौकिफ ले रही है। अब इस पे हम कह सकते हैं कि जी सियासत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 90 रोज में इंतखाबात करवाएं। अब आपके लीडर भी वापस आ रहे हैं, लेकिन ये एक तासुर पाया जाता है कि नून लीग ये समझती है कि अगर इलेक्शंस जल्दी होते हैं तो हमें नुकसान होगा। इस वजह से आप लोगों की ख्वाहिश है कि इलेक्शंस जो है अगले साल तक मुलतवी हों या अगले साल तक डिले हो इलेक्शंस में, तो उससे सियासी तौर पे हम रिकवर कर सकेंगे। देखें, जो इलेक्शन में तरामीम हुई वो हुकूमत ने की, और उसका जो है वो पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार हो जाए डेट अनाउंस करने के लिए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है सदर की डेट देने के मुताबिक वो भी बड़ा क्लियर है, और फिर जो केयर टेकर सेटअप की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसका मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है। लेकिन अगर सदर डेट दे भी सकता है तो वो डेट सिर्फ नेशनल असेंबली की दे सकता है। और अगर आप इस मुल्क का तमाशा बनाना चाहते हैं कि सदर नेशनल असेंबली की डेट दे दे और फिर सूबाई असेंबली की डेट के ऊपर कोई और हो और वो उसके ऊपर ना इत्तेफाक हो और ईसीपी का ख्याल कुछ और हो, तो ये अगर तमाशा बनाना है सदर ने तो वो बिल्कुल डेट दे दे। डेट अगर देनी है तो वो ईसीपी के साथ मुशावरत के साथ होनी चाहिए जिसने इलेक्शन कराना है। स्टैंड अलोन अगर आप एक नया तमस्खर बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हर एक की चॉइस है। देखिए, मैं समझता हूं देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन इलेक्शंस। डीलिमिटेशन का प्रोसेस 30 नवंबर को खत्म हो रहा है, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने। मैं ये जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन अभाम दूर कर सकता है कि वो भाई जनवरी की डेट दे दे, वो फरवरी की डेट दे दे, डेट इलेक्शन कमीशन पहले अनाउंस कर दे। ये भी उसका इख्तियार है कि वो डीलिमिटेशन के बाद डेट देता है या आज दे देता है। मैं समझता हूं कि ये जो एक बहस छिड़ गई है पूरे मुल्क में और पिछले चंद महीनों से छिड़ी हुई है जब से ये हुकूमत गई है कि कौन से इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, 2 साल 1 साल 90 दिन, इसको क्लियर इलेक्शन कमीशन जरूर कर सकता है। और मैं भी डिमांड करूंगा कि वो एक डेट दे दे, बेशक वो जनवरी की हो फरवरी की हो, कम से कम अवाम को, लोगों को, सियासी जमातों को पता चल जाए कि इलेक्शन कब होने। ठीक है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये सारा जो मामला है जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़ी आईनी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे के इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस नहीं करवाए गए, उस वक्त मजाक नहीं बनाया गया इन सियासी जमातों की जानिब से? 2 सूबों के अंदर करोड़ों जो अवाम है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सके, तो वो भी तो एक भोंडा मजाक हुआ ना इस मुल्क के साथ। तो इस मजाक में हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है। जहांगीर जदून साहब, मैं थोड़ा सा आपको अगर मुझे इजाज़त देना, जी, मैं अपनी प्लीज़, इलेक्शन की डेट की देखें, जो लोग कहते हैं ना आइन के मुताबिक, तो उनको आइन थोड़ा देखना भी चाहिए ना जी। अब आइन का जो डेट देने का अख्तियार 16 है महीने तो हमें नजर नहीं आया कहीं। नेशनल असेंबली का जो अख्तियार है, जिस तरह रान साहब ने कहा, वो प्रेसिडेंट के पास है। जी। और वो जो आइन के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको कोई पार्लियामेंट का एक्ट ओवरराइड नहीं कर सकता जब तक आप आइनी तरमीम न करें। ठीक। जो इलेक्शन एक्ट के तहत तरमीम की गई है उसकी वर्डिंग ये शुरू होती है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब रोल इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा है कि इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल देगा, इलेक्शन कमीशन आगे उसका प्रोग्राम देगा। लेकिन अब ये देखें ना, अब प्रेसिडेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अकेला कोई चीज़ नहीं होती। ज़ाहिर सर उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से मशावरत करता है, गवर्नमेंट से मशावरत करता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप किस तरह मोबिलाइज करोगे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देने का अख्तियार इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कहता है ना कि जी प्रेसिडेंट के पास अख्तियार नहीं, ये गलत कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि ना उन्होंने आइन पढ़ा हुआ है ना लॉ पढ़ा हुआ है। आइन के मुताबिक नेशनल असेंबली के लिए किसी वक्त जो है वो प्रेसिडेंट के पास अख्तियार नहीं छीना गया, नहीं छीना जा सकता है जब तक कि आप आइनी तरमीम न करें। अब इसके आगे मोडस ऑपरेंडी क्या है, प्रेसिडेंट मशवरा किस तरह करेगा इलेक्शन कमीशन के पास, उस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका राइट बनता है प्रेसिडेंट से मशवरा करे कि जी 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करा सकते हैं। और इसके बाद अगर वो नहीं करा सकता तो वो डेट नहीं चेंज कर सकता। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम डेट देंगे आगे कि आप अगर कोई लिमिटेशन है आपकी, कि आप कहते हैं अब डीलिमिटेशन की आप बार बार बात करते हैं, डीलिमिटेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। द पीपल्स पार्टी ने एग्री किया, गलत किया CCI के अंदर डीलिमिट। जो अगर आप सेंसस नोटिफाई करते हैं ना, उसके अंदर जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 51(5) है उसमें लिखा होता है कि आप सीट अलॉट करेंगे नेशनल असेंबली की। डिलिमिटेशन का तो जिक्र ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस सेक्शन के अंदर। वो तो सेक्शन 222 के अंदर लेजिस्लेचर कहता है कि डिलिमिटेशन होगी, उसके अंदर भी सेक्शन जो 222 का A है वो शुरू होता है कि आप सब्जेक्ट टू द क्लास 3 and 4 ऑफ द आर्टिकल 51। अगर आप सीटें बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो फिर डिलिमिटेशन होगी। अगर आप सीटें नहीं बढ़ाते, किस कानून के तहत नहीं बढ़ा रहे आप, आइन कहता है सीटें बढ़ाएं या कम करें, वो आप नहीं कर रहे। नहीं, पर देखिए ना, इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है।
अमेरिका के सफ़ीर उनसे जाके मिलते हैं, नहीं, वो- बरतानिया की सफ़ीर उनसे जाके वो मिल रही सफ़ीर हैं। देखें फ्री है, जो आपसे मिले मुझे मिले, इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी कोई नहीं मिलते है हैं वो मिलने दें उनको। लेकिन हम लीगल जो बात कर रहे जी। हैं, देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने सारा, प्रेसिडेंट मिसाल के तौर पर बताया जी कल इलेक्शन करा दो, जिस तरह जज साहब ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह दिया कि सुबह इलेक्शन करा दो, वो नहीं नहीं हो हुआ। सकते ना। जी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सारा देना है, ये आपस में जब तक फुली कोऑपरेट नहीं करेंगे ना तो इलेक्शन किसी तारीख पे नहीं हो सकता। अब सारे लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन, राइट प्रेसिडेंट का है डेट देने का, ठीक अब है। उसके यह है कि वो कंसल्टेशन जरूर करे गवर्नमेंट के साथ भी, इलेक्शन कमीशन के साथ ठीक भी। ये लोग कहते हैं ना जी वो प्रेसिडेंट का कोई इख्तियार ही नहीं है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, किसी कानून के अंदर नहीं है, आइन के अंदर नहीं है। अगर जो अमेंडमेंट भी की है उसके अंदर शुरू हुआ है वो ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और आइनी जो तरमीम जो है उसके बगैर प्रेसिडेंट से ये इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता, और कोई जो कानून बनाया है वो भी कहा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये जो इलेक्शन का मामला है इसमें बड़ा किरदार निगरान हुकूमत का है, और अगर हम निगरान हुकूमत को देखें, कभी आपको वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आएंगे मईशत के हवाले से, कभी बिजली के हवाले से। अब हमें खबर आ रही है कि निगरान वजीर आजम साहब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, जनरल असेंबली से उन्होंने खिताब करना है, शायद जाके वहाँ पे वो कोई रोड मैप दें इलेक्शंस का। लेकिन क्या आपको ये जो निगरान हुकूमत है इससे आप मुतमईन हैं, ऑल्दो के कुछ वज़रा के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदरवाइज़ आप समझते हैं कि काकड़ साहब की हुकूमत एक साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, यही चीज़ हम कहते हैं कि जिस चीज़ का इनके पास मैंडेट है इलेक्शंस का, तो उस पे तो कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उसकी तरफ कोई बात नहीं उसकी होती कि हम ये कर रहे हैं, हमारे ये उसमें कोई, हमने इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए कोई इक़दामात किए हैं। वो खुद ही, मेरे तो सवाल का जवाब आप खुद दे रहे हैं कि अमेरिका जाएंगे, दौरे पे जाएंगे, नेशनल असेंबली को या उसको एड्रेस करेंगे, तो ये तो उनका चले करें, हम ये नहीं कहते कि वो वज़ीर आज़म है करें, लेकिन ये भी तो करें जो उनका काम है। अपना काम करना नहीं है और जो एडिशनल जिम्मेदारियां हैं उनको सर पे लिया हुआ है। हमारा मुतालबा और मौक़िफ़ यही है जो आप खुद बता रहे हैं कि जो उनका काम नहीं करने का वो कर रहे हैं, जो करने का काम है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। पर सर ये फिर आप लोगों की मुशावरत से ही आए थे ना ये लोग, अब आप लोगों ने खुद ही इत्तेहादी हुकूमत थी, सबने मिल के इनको लगाया था काकड़ साहब। देखिए, मुशावरत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम, अगर हम उनकी कोई हम क्या कह रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई हम शक कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को जो हमने उन पे एतमाद का इजहार किया था वो हमें उसको ना तोड़े, वो जो है वो नुकसान में हम जा रहे हैं। बाकी उनको बनाया है और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें तो इसमें अब बनाने वाले का तो कोई कसूर नहीं है कि उसकी नीयत पे शक किया जाए। हमने तो उन्हें बेहतर समझ के ही उस पर इत्तफाक किया और वो बन गए। तो अब बनाने के बाद का जो उनका कंडक्ट है उसका तो वो खुद ही जवाब दे सकते हैं या खुद ही वो बता सकते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिजली चोर भी पकड़े जा रहे हैं, चीनी की स्मगलिंग भी रोकी जा रही है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हमें नज़र आ रहा है कि ये टास्क फोर्स भी बना दी गई, काकड़ साहब की हुकूमत ने ये भी कर दिया, बहुत सारी चीज़ें जो 16 माह के दौरान आप लोग नहीं कर सके। अब कौम को ये तासुर मिल रहा है कि जैसे वो एक कहानी नहीं थी कि सोया हुआ महल और अचानक एक शहजादा आया और उसने महल को हाथ लगाया और सब इदारे जागे पकड़ो पकड़ो, बिजली वालों को पकड़ो, चीनी वालों को पकड़ो। तो ये शहजादा काकड़ आए हैं और तमाम जो है महल जाग गया और इदारे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो सर ये 16 महीने में आप लोग भी थोड़ी तवज्जो दे देते तो शायद चीज़ें इस नहज पे ना पहुँचती। नहीं, चीनी की प्राइस तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही और भी दीगर चीज़ों की भी कंट्रोल, होर्डिंग की वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ी और हमने ऐसी कार्रवाइयाँ की। डॉलर भी फ्लक्चुएट हुआ तो हमने उसको कंट्रोल किया और वो फिर नीचे आया। तो यहाँ जब एकदम से ये ट्रांजिशन हुई तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। जिस तरह एक प्रोपेगेंडा किया गया कि चीनी हमने एक्सपोर्ट कर दी और शॉर्टेज पैदा होगी, तो हमने एहदाफ के साथ बताया कि चीनी वाफर मौजूद है लेकिन जो ऑन ग्राउंड होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं हो रही। तो अच्छी बात है अगर केयर टेकर हुकूमत जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नोटिस ले रही है और काम कर रही है। हमने भी अपने दौर में किया
जो बिजली चोरी है उसका हमेशा एक जो प्रॉब्लम रहा है जमहूरी वक्तों के अंदर, जब लॉ इन्फोर्समेंट सूबों की होती है और डिस्कोज वफाक के अंडर आते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन वाकई जब मुख्तलिफ हुकूमतें सूबों में होती हैं तो वो नहीं होने देती, और उसकी सियासी वजूहात भी हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से क्योंकि कोई भी सियासी जमात नहीं है तो एक अच्छी कार्रवाई हो रही है, इसको हम वेलकम करते हैं। हमने तो बिजली चोरी पे भी तब भी 13-18 में भी बड़ा काम किया, इसको कम किया, और इसी तरह गैस चोरी पे भी काम किया। लेकिन ये एक फैक्टर है, मैं इसको तस्लीम करूंगा। ये पीटीआई के दौर में शायद ज्यादा हो कि इस तरह की कार्रवाई आपको कभी भी ना देखने को मिली हो। हमने तो फिर इसको 13-18 के अंदर किया। ठीक ठीक है। अच्छा सर, अब ये जो सदर ममलिकत ने ख़त लिख दिया और तजवीज़ दे दी है कि आप 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाएं, और उस सदर ममलिकत का ये मौक़िफ़ है कि मैंने वज़ीर आज़म साहब के मशवरे के ऊपर असम्बली को तोड़ा, तो लिहाजा अब ये मेरा आइनी इख्तियार है कि मैं ये तजवीज़ करूँ। तो अब आपको चीज़ें किस तरफ जाती हुई लग रही, क्या ये लेटर अभी आया है? जी सदर ममलिकत के जो है अभी डेट उन्होंने तजवीज़ दे दी है कि 6 नवंबर को इंतखाबात करवाए जाएँ, और जिस तरीके से उन्होंने ख़त भी लिखा और तमाम उसमें मामलात लिखे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के मशवरे से हमने असेंबली तोड़ी थी। तो अब ये मामला क्या आपको अदालत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कोई इधर ही हल हो जाएगा? डेफिनेटली ये अदालत में जाएगा, अदालत के बगैर हो नहीं सकता। उसकी वजह यह कि अब 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी कर दी है कि मैंडेट देने का अख्तियार है, तो उसने अपनी साइज पर। अब जब इलेक्शन कमीशन के पास ये चीज़ आएगी तो इलेक्शन कमीशन विद मटीरियल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि ये वजूहत हैं, हम इलेक्शन जो है 6 नवंबर को नहीं करा सकते, तो हमारी डेट जो है वो आगे 6 दिसंबर की जाए या 6 जनवरी की जाए। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे कुछ ना कुछ इस पर जो मटीरियल प्लेस करेगा, इलेक्शन कमीशन कन्विंस करेगा, तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट जो डेट देगी उसी पे पर इलेक्शन होगा। ठीक। राना साहब, वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर असेंबली तोड़ी गई थी, सदर ममलिकत ने अपने ख़त में भी ये लिखा है, तो अब तो फिर आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, उन्होंने डेट तजवीज़ कर दी है। देखिए, वही काम हुआ जो मैं आपको कह रहा था। एक तमाशा बनेगा इस मुल्क में कि सदर ने डेट दी और उस डेट की ऊपर इलेक्शन ना हो पाया, क्योंकि देखें डीलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है। अब उस प्रोसेस के बाद ही इलेक्शन होंगे, और जो केयर टेकर सेटअप है उसकी लॉ मिनिस्ट्री का भी जो है ओपिनियन आ चुका है, ईसीपी का भी ओपिनियन आ चुका है। तो एक और नई कंफ्यूजन, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई है सदर की तरफ से, और क्योंकि सदर जो हैं वो पीटीआई के मेंबर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का भी जो है वो मैं कहता हूँ पूरा दिखाया है कि वो सदर पाकिस्तान नहीं है, वो सदर पीटीआई हैं, और पीटीआई का यही जुज़्व रहा है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने में चीज़ें बेहतर होती हैं, तो वो मुल्क में कन्फ्यूजन फैलाते हैं। तो ये एक नई कन्फ्यूजन का तूफ़ान, बहस मुबाहिसे का तूफ़ान, एक अदारों के टकराव का तूफ़ान खड़ा किया गया है। तो ये आप इनसे यही तवक्को रख सकते हैं। 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक डीलिमिटेशन हो रही है, और जब डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी उसके बाद ही इलेक्शन। अच्छा, इसके ऊपर आपकी जमात अदालत में जाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन को ही आप डील करने देंगे कि वही डील करेंगे इससे सदर साहब से? देखिए, ये तो अभी इसको देखते हैं, ये नई एक सिचुएशन है, ये कैसे बिल्ड होती है और क्या कुछ होता है, तो उसके बाद ही कुछ फैसला किया जाएगा। ठीक है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, अब तो सदर ममलिकत ने एक डेट जो तजवीज़ कर दी, और यहाँ पे राना साहब भी कह रहे थे कि हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, तो ज़रूरी है कि आवाम का भी ओपिनियन ले लिया जाए। काफ़ी अरसा हो गया, 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस भी नहीं हुए, तो अब आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा इसके हवाले से, कि आपको भी इसमें यहाँ पे कोई कानूनी मसाइल नज़र आ रहे हैं सदर ममलिकत की जानिब से डेट देने पर? नहीं, कोई ऐसा कानूनी मसला नहीं है जिसको बेस बनाया जा रहा है सीसीआई की उस मीटिंग में, कि जिसमें हमने उन्हें कहा कि जी आप डीलिमिटेशंस की तरफ चले जाएं। कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ। उसमें मरदमशुमारी अप्रूव ज़रूर की गई, बल्कि उसमें हमारे सीएम ने मुबारकबाद दी एहसन इकबाल साहब को कि मुबारक हो, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई नई हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं हल्का बंदियों के साथ इलेक्शंस में जा सकते हैं, और बड़े अच्छे वो इख्तिताम पजीर हुई। ये तो सारा उसके बाद डेवलपमेंट्स हैं जी, कि हमने हल्का बंदियाँ बनानी हैं और हमने वो करना है और ये करना है, और वो फिर 54 दिन होंगे, और तो ये सारी चीज़ें तो हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। बेहतर हुआ है एक डेट आई है, उस पर अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट जो उस पर सुनेगी दोनों फ्री कैन को,
और सुनने के बाद वो जो डिसाइड करेंगे वो ठीक है, उस पर सारे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि आइन की तशरीह तो वो ही कर सकते हैं। ठीक है। तो बेहतर हुआ है, एक डेट आई है, वो अभाम ख़त्म हुआ है, तो अब कोई उस पर तामीरी काम तो हो सकेगा ना। इससे पहले तो बिल्कुल ही डेडलाइन थी, हम बार बार ये बात कहते थे कि इलेक्शन करवाओ, और उसका जवाब हमें जो मिलता था वो ये होता था कि एक जमात में जवाब दे रही होती थी। अब कम से कम ईसीपी उस पर जवाब देगा, उस पर कोई कोर्ट में बात होगी, बहस और तो फिर आगे वो बढ़ेगी किसी ना, कम से कम कोई वो लाइट debate तो नजर आनी पहुंचेगी। शुरू हुई है ना इलेक्शंस की। बिल्कुल बड़ी वजह फरमाया हसन मुर्तज़ा साहब आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जान साहब आपका भी शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।